इंसान कहता है कि मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा है कि कहता है अरे इंसान तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की चर्चा पैसे पर। जी हां, यह भी उतना ही बड़ा सत्य है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, बच्चा मां की कोख से ही जन्म लेता है, वैसे ही पैसे को सही ढंग से अगर समझा ना जाए, संभाला ना जाए, तो वो बहुत सारे दुख देता है। तो बस इसी पैसे को समझने और इसे संभालने की कला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के इंट्रोडक्शन में मैं कुछ और बात कहूं, उससे पहले मुझे डॉक्टर एड कोकेन की एक बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और इसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम याद आता है उस शख्स का जिसने जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हों, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से के गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। पिता। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए हमें लाइफ के, आज की जिंदगी के, आज की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज पैसा। जी हाँ, हम बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है, पढ़ाई का तरीका है, हम बचपन से सिर्फ यही सुनते आए हैं कि पढ़ो 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 और पढ़ो, और एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक एज तक पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि अब क्या करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से एड्रेस करते हैं कि हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। अगर आज पढ़ाई का मतलब, जिंदगी में सफल होने का मतलब ज्यादा पैसे कमाने से है, तो क्यों ना उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल्स 6 घंटे के 8 घंटे के होते हैं, पर बाकी जो वक्त है वो घर पे बीतता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल हो या घर हो, बच्चे को बचपन से ही पैसे की अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ाया जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी। शायद कई सालों से ये जद्दोजहद है कि इसे शुरू किया जाए, इसे समझाया जाए। बहुत सारी फिल्में बनी हैं इस पर, लेकिन आज भी हम मार्क्स मार्क्स और मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। अगर हमें पैसे को सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़े जब होंगे तो वो खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके अपने, उसके दोस्त, उसका रहन सहन सब बहुत जरूरी होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है, पर हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसा जरूरी है। अमीर डैडी का सबक। आपका मकान संपत्ति नहीं है। 20 साल पहले सन 1997 में मुझे अस्वीकृति की पर्ची भेजने वाले हर प्रकाशक ने अमीर डैडी के इस सबक की आलोचना की कि आपका मकान संपत्ति नहीं है। 10 साल बाद सन 2007 में जब सब प्राइम कर्जदारों ने अपने सब प्राइम मॉर्गेज की किश्त चुकाना बंद कर दिया, तो संसार का रियल एस्टेट बुलबुला फूट गया और करोड़ों मकान मालिकों को इस सबक की सच्चाई कठोर तरीके से पता चली। उनका मकान सचमुच संपत्ति नहीं था। असली समस्या, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि रियल एस्टेट क्रैश वास्तव में रियल एस्टेट क्रैश नहीं था। रियल एस्टेट क्रैश गरीब लोगों की वजह से नहीं हुआ था, ये तो अमीरों की वजह से हुआ था। अमीरों ने वित्तीय जुगाड़ करके डेरिवेटिव्स नामक प्रोडक्ट बनाए, जिन्हें वॉरेन बफे ने सामूहिक वित्तीय विनाश के हथियार कहा है। जब सामूहिक विनाश के इन वित्तीय हथियारों में विस्फोट हुआ तो रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया
और दोष गरीब सब प्राइम कर्ज लेने वालों पर मढ़ा गया। सन 2007 में वित्तीय डेरिवेटिव्स में लगभग 700 ट्रिलियन डॉलर थे। आज ये अनुमान लगाया जाता है कि वित्तीय डेरिवेटिव्स में 1.2 क्वाड्रिलियन डॉलर हैं। दूसरे शब्दों में असली समस्या कम नहीं हुई है बल्कि ज्यादा बढ़ गई है। अमीर डैडी का सबक। अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं? 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने यह उजागर करने के लिए रिच डैड पुअर डैड की आलोचना की थी कि अमीर लोग टैक्स कम कैसे और क्यों देते हैं। एक ने कहा कि यह सबक गैर कानूनी है। 10 साल बाद सन 2007 में राष्ट्रपति बराक ओबामा पूर्व गवर्नर मिट रोमनी के खिलाफ पुनर्चुनाव के लिए खड़े हुए। जब यह उजागर किया गया कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी आमदनी का लगभग 30% टैक्स में दिया है और गवर्नर रोमनी ने 13% से कम दिया, तो मिट रोमनी की वो नीचे गिरने वाली ढलान शुरू हुई, जिसके बाद वो चुनाव हार गए। एक बार फिर टैक्स 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र बिंदु बन गया। मिट रोमनी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कानूनी रूप से कम टैक्स क्यों देते हैं, ये पता लगाने के बजाय गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए टैक्स कम करने का वादा करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अमीर लोग टैक्स में हमेशा कम चुकाएंगे। अमीर लोग कम टैक्स देते हैं, इसका कारण अमीर डैडी के सबक क्रमांक 1 में मिलता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब तक कोई व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, वो टैक्स चुकाएगा। जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थीं, तो वो असली अमीरों पर नहीं बल्कि ऊंची आमदनी वाले लोगों जैसे डॉक्टरों, अभिनेताओं और वकीलों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थीं। 20 साल पहले हालांकि रिच डैड पुअर डैड तुरंत सफल नहीं हुई, जैसे कि द बीटल्स सर्जेंट पेपर्स एल्बम हुआ था, लेकिन रिच डैड पुअर डैड वर्ष 2000 तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में पहुंच गई और लगभग 7 साल तक उस सूची में बनी रही। इसके अलावा वर्ष 2000 में ओपरा विनफ्रे का फोन आया। मैं पूरे 1 घंटे तक ओपरा कार्यक्रम में रहा और जैसा लोग कहते हैं, बाकी इतिहास है। रिच डैड पुअर डैड इतिहास की नंबर 1 व्यक्तिगत वित्त पुस्तक बन चुकी है और पूरे संसार में रिच डैड सीरीज की लगभग 4 करोड़ पुस्तकें बिक चुकी हैं। क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? करोड़ों लोगों ने पूछा है कि क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप अमीर डैडी के बेटे माइक की बातें सुन सकते हैं, जब वो रिच डैड रेडियो शो पर अतिथि के रूप में आए थे। आप richdadradio.com पर जाकर वो प्रोग्राम सुन सकते हैं। रिच डैड ग्रेजुएट स्कूल। रिच डैड पुअर डैड यथासंभव सरल लिखी गई थी ताकि हर व्यक्ति मेरे अमीर डैडी के सबकों को समझ सके। जो लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, 20 वर्ष के समारोह के हिस्से के रूप में उनके लिए मैंने लिखी Why the Rich Are Getting Richer? What is Financial Education Really? Why the Rich Are Getting Richer ज्यादा विस्तार और स्पष्टता से बताती है कि अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे पैसे और निवेश के बारे में क्या सिखाया। Why the Rich Are Getting Richer ग्रेजुएट विद्यार्थियों की रिच डैड पुअर डैड है। ये रिच डैड विद्यार्थियों के लिए ग्रेजुएट स्कूल है। एक चेतावनी और एक आमंत्रण। हालांकि मैंने Why the Rich Are Getting Richer को यथासंभव सरल रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अमीर लोग सचमुच जो करते हैं वो आसान नहीं है, न ही उसे समझाना आसान है। अमीर लोग सचमुच जो करते हैं उसके लिए असली वित्तीय शिक्षा की जरूरत होती है, जो हमारे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। मैं सुझाव देता हूं कि पहले आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ें। इसके बाद अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो शायद Why the Rich Are Getting Richer आप ही के लिए है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के मेरे सभी पाठकों को
द रिच डैड कंपनी के हम सभी लोगों की ओर से 20 बेहतरीन वर्षों के लिए आपको धन्यवाद। मानवता के वित्तीय कल्याण को ऊपर उठाना हमारा मिशन है और ये एक समय में एक जीवन और एक व्यक्ति से शुरू होता है। रिच डैड पुअर डैड प्रस्तावना। मेरे 2 डैडी थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वो पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल का पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम 2 साल में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी गए, जाहिर है पूरी स्कॉलरशिप्स पर। दूसरे डैडी कभी 8वीं भी पास नहीं कर पाए। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की। दोनों ने ही काफी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ गए, तो दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका भुगतान बाकी था। दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीजें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। 2 डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कही बातों पर काफी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। समस्या ये थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है, तो दूसरे डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। 2 शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत ये थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था, खास तौर पर पैसे के संबंध में। इससे मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफी समय तक सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में विचार करते हुए खुद से ये सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? फिर मैं दूसरे डैडी की कही बातों के बारे में भी यही सवाल पूछता था। इसके बजाय तो ये कहना ज्यादा सरल होता, हां, उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूं, या ये कहकर उनके उस दृष्टिकोण को नकार देना भी आसान होता। उन बुजुर्ग इंसान को पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफी मूल्यवान साबित हुआ, जो किसी दृष्टिकोण को सिर्फ स्वीकार या अस्वीकार करने से संभव नहीं था। अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज्यादा गरीब तथा मध्यम वर्गीय कर्ज में डूबा रहता है। इसका एक कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वो बस कह देते हैं, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो।
हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन उसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में वित्तीय योग्यताओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टरों और लेखपालों ने स्कूल कॉलेज में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वो जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहे। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है वो काफी हद तक इसी कारण है क्योंकि जो उच्च शिक्षित राजनेता और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, उनके पास पैसे के विषय पर बहुत कम प्रशिक्षण है या जरा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूं कि तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वो अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? देश कैसे बचेगा? अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिताओं के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, जिनमें से अधिकतर या तो पहले से ही गरीब हैं या फिर गरीब होने वाले हैं। चूंकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल किया कि किसी इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना ज्यादा असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक डैडी में ये कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो दूसरे डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वो जोर देते थे कि मैं इसी बात को इस तरह से पूछूं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। एक वाक्य कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझाते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने से आपका दिमाग किस तरह काम करना छोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, ये सवाल पूछने से आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। उनका ये मतलब नहीं था कि आपका जिस भी चीज पर दिल आ जाए आप उसे खरीद लें। उन्हें अपने दिमाग की कसरत कराने का जुनून था, जिसे वो संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। वो कहते थे, मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसको व्यायाम कराता हूं। ये जितना ज्यादा शक्तिशाली बनता है, मैं उतने ही ज्यादा पैसे बनाता हूं। वो मानते थे कि स्वचालित ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक में अपने दिमाग को सुलाए रखने की आदत थी और दूसरे में अपने दिमाग का व्यायाम कराने की आदत थी। इसका दीर्घकालीन नतीजा ये निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे ज्यादा कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझें, एक आदमी नियमित रूप से जिम में व्यायाम करने जाता है और दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। इसका क्या परिणाम होगा? जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह सही मानसिक व्यायाम दौलत के आपके अवसरों को बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नजरिए थे और इससे उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फायदा मिल सके, तो दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सजा देता है और उत्पादन ना करने वालों को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी ये नसीहत देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं कि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना नहीं मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। तो दूसरे का कहना था मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधी बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे,
जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधी बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे, जहां पैसे का मामला हो वहां पर सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। तो दूसरे कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था, हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो दूसरे डैडी का मानना था, मेरा मकान एक दायित्व है, और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वो हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सकीय लाभ, बीमारी की छुट्टियों, छुट्टी के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वो अपने 2 चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे, और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति एवं अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वो सेना द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सकीय लाभ और अन्य सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। वो विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वो प्रायः कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसीलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूं। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे। वो सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि ये मानसिकता लोगों को कमजोर तथा आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। वो आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे तो दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडेटा कैसे लिखा जाए, तो दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं कैसे लिखी जाएं ताकि मैं दूसरों को नौकरियां दे सकूं। 2 शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने की वजह से मुझे ये विश्लेषण करने का अवसर मिला कि अलग अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वो इस तरह की बातें कहते थे, मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे, तब भी वो खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वो अपने समर्थन में ये कहते थे, गरीब होने और कड़के होने में फर्क होता है। कड़का होना अस्थाई है, गरीब होना स्थायी। मेरे गरीब डैडी कहते थे, पैसों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, ना ही उनके प्रभाव को कभी पूरी तरह से समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने का कारण ये नहीं था कि वो कम पैसे कमाते थे। उनकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी खासी थी। वो तो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। 2 डैडी होने के कारण मैं बचपन में ही बहुत सजग और जागरूक हो गया था कि मैं किन विचारों को अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या फिर गरीब डैडी की। हालांकि ये दोनों ही शिक्षा और सीखने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढ़ूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। वो चाहते थे कि मैं किसी पेशे में जाने या वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल से MBA करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं
ताकि मैं ये समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है और ये सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वो बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। गरीब होने और कड़के होने में फर्क होता है। कड़का होना अस्थायी है, गरीब होना स्थायी है। 9 साल की उम्र में मैंने ये फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। इसका मतलब ये निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी की बातें अनसुनी कर दूंगा, हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां थीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे प्रिय कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, लेकिन द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसके सबक का इस्तेमाल लगभग हर दिन करता हूं। द रोड नॉट टेकन, वो राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राहें अलग अलग जा रही थीं और अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक को ही चुनना था। और यात्री के तौर पर मैं काफी देर तक खड़ा रहा और मैंने एक को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था इसके झुरमुटों में मुड़ने से पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी और संभवतः इसका दावा बेहतर था, क्योंकि यहां घास ज्यादा थी और राहगीर कम गुजरे थे और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसी पत्तियों से ढकी थीं जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। ओह, मैंने पहली राह को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये जानते हुए कि रास्ता किस तरह आगे रास्ता खोलता जाता है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहां कभी लौट पाऊंगा। मैं आह भरकर ये कहूंगा, आज से युगों युगों के बाद। एक जंगल में 2 राहें अलग अलग जा रही थीं और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं, और इसी से सारा फर्क पड़ा। इतने बरसों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के बारे में विचार किया है। पैसे के बारे में मेरे उच्च शिक्षित डैडी की सलाह और नजरिए को न मानने का निर्णय दुखद था, लेकिन यह कैसा निर्णय था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार जब मैंने ये फैसला कर लिया कि किसकी बात मानूंगा, तो धन के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक कि मैं 39 साल का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना छोड़ दिया, क्योंकि तब उन्हें एहसास हो गया कि मैं वो सब कुछ जान गया था और पूरी तरह से समझ गया था जो वो अक्सर मेरी मोटी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश करते थे। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन वित्तीय शिक्षा इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच से ही काम नहीं बनता है। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि पैसा काम कैसे करता है। इसीलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। जब मेरी शिक्षा शुरू हुई थी, उस वक्त मैं केवल 9 साल का था। इसीलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो सबक सिखाए वो सरल थे। बाकी बातें जो भी हों, उनके सिर्फ 6 मुख्य सबक थे जिन्हें उन्होंने 30 साल तक दोहराया। ये पुस्तक उन्हीं 6 सबकों के बारे में है जिन्हें उतनी ही सरलता से बताया गया है जितनी सरलता से अमीर डैडी ने मुझे उन्हें सिखाया था। ध्यान रहे, सबक का मतलब जवाब नहीं है, इसका अर्थ तो मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अधिक दौलतमंद बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे इस लगातार परिवर्तनशील और अनिश्चित संसार में कुछ भी होता रहे। अध्याय 1, सबक 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। अमीर लोग पैसे से
अपने लिए काम कराते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी उनकी नई कैडिलैक में आई थी और वो वीकेंड पर मौज मस्ती करने के लिए उनके समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। वो अपने 3 दोस्तों को साथ ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गया। उन्होंने हमसे कहा कि हमें इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने ऐसा कहा? मेरे डैडी ने अविश्वास में पूछा। हाँ, ऐसा ही कहा, मैंने आहत अंदाज में जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी में अपना सर हिलाया, अपना चश्मा नाक के पुल तक चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब के इंतजार में खड़ा रहा। ये सन 1956 की बात थी। तब मैं 9 साल का था। संयोग से मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमारा निवास हवाई में मूलतः शुगर प्लांटेशन यानी गन्नों के बागान वाले कस्बे में था। बागान के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बैंकर अपने बच्चों को इसी प्रारंभिक स्कूल में भेजते थे। 6ठे ग्रेड के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया जाता था। चूंकि मेरा परिवार सड़क के इस तरफ रहता था, इसीलिए मैं इस स्कूल में गया। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता तो मैं एक अलग स्कूल में जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी ग्रेड के बाद मुझे इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जाना था। उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरकार अखबार नीचे रख दिया। मैं जानता था कि वो सोच विचार कर रहे हैं। अब देखो बेटे, उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना पड़ेगा। मैंने पूछा, अब मैं कैसे पैसे बनाऊं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तभी मैं उनका असली मतलब समझ गया था। मैं तुम्हें इतना ही बताने वाला हूं, या मुझे जवाब नहीं मालूम है, इसीलिए खामखा शर्मिंदा मत करो। एक साझेदारी बन जाती है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को बताया कि मेरे डैडी ने क्या कहा था। जहां तक मैं जानता था, सिर्फ माइक और मैं ही उस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। माइक भी संयोग से ही इस स्कूल में पढ़ रहा था। किसी ने कस्बे में स्कूलों की एक विभाजक रेखा खींच दी थी और इसी वजह से हम अमीर बच्चों वाले स्कूल में आ गए थे। वैसे हम वाकई गरीब नहीं थे, लेकिन हमें गरीबी का एहसास होता था क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नई साइकिलें, हर नई चीज होती थी। मम्मी डैडी हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सभी बुनियादी चीजें मुहैया कराते थे, लेकिन बस इतना ही। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम कोई चीज चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हम चीजें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज्यादा काम उपलब्ध नहीं था। माइक ने पूछा, तो पैसे बनाने के लिए हम क्या करें? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मेरे साझेदार बनोगे? वो मान गया और शनिवार की उस सुबह माइक मेरा पहला कारोबारी साझेदार बन गया। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे कि पैसा कैसे बनाया जाए। कभी कभार हम उन अमीर बच्चों के बारे में बातें करने लगते थे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे, जिससे दिल थोड़ा दुखता था, लेकिन वो दर्द अच्छा था क्योंकि इसने हमें पैसे बनाने का तरीका सोचने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार दोपहर को अचानक हमारे दिमाग में बिजली कौंधी। ये एक ऐसा विचार था जो माइक को विज्ञान की एक पुस्तक में मिला था जिसे उसने पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाए और अब हमारी साझेदारी के पास एक कारोबार आ गया था। अगले कई सप्ताह माइक और मैं आसपास के इलाके में इधर उधर दौड़ते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे और पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वो अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख सकते हैं।
हैरानी के भाव के साथ ज्यादातर वयस्कों ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। कुछ ने हमसे पूछा कि हम उनका करेंगे क्या। इसके जवाब में हमने कहा, अब हम आपको नहीं बता सकते, ये एक कारोबारी रहस्य है। जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे थे, मेरी मम्मी का कष्ट बढ़ता जा रहा था। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वो उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी। ये एक भूरा कार्डबोर्ड बॉक्स था जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थीं। अब उसमें टूथपेस्ट ट्यूब्स का हमारा छोटा सा ढेर बढ़ने लगा। आखिरकार मेरी मम्मी के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों की गंदी मुड़ी तुड़ी इस्तेमाल हो चुकी टूथपेस्ट ट्यूब्स को देख देख कर उनका दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं ये दोबारा नहीं सुनना चाहती कि ये कारोबारी रहस्य है। इस कचरे को अभी साफ करो वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे मोहलत मांगी। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास जल्द ही पर्याप्त ट्यूब्स हो जाएंगी और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें जानकारी दी कि हम 2-3 पड़ोसियों का इंतजार कर रहे हैं जिनकी टूथपेस्ट ट्यूब्स खत्म होने वाली थीं और हमें मिलने वाली थीं। मम्मी ने हमें 1 सप्ताह की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू करने की तारीख योजना से ज्यादा जल्दी आ गई थी और दबाव बढ़ गया था। मेरी पहली साझेदारी पर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि मेरी खुद की मम्मी ने जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। ये माइक का काम था कि वो पड़ोसियों से टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने को कहे। साथ में वो उनसे ये भी कहता था कि उनके दांतों के डॉक्टर का भी यही कहना था कि उन्हें दिन में ज्यादा बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी एक दोस्त के साथ घर आए। उन्होंने देखा कि 9 साल के 2 लड़के पोर्च में पूरी गति से उत्पादन करने में जुटे हैं। हर कहीं बारीक सफेद चूरा फैला हुआ था। एक लंबी टेबल पर स्कूल के दूध के छोटे कार्टन्स थे और हमारे परिवार का हिबाची ग्रिल लाल सुर्ख कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर दहक रहा था। डैडी सावधानी से चलकर आए। उन्हें पोर्च के शुरू में ही कार खड़ी करनी पड़ी क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया कार की जगह तक पहुंचने में बाधा डाल रही थी। जब वो और उनके दोस्त करीब आए तो उन्होंने देखा कि स्टील का एक बर्तन कोयलों के ऊपर रखा हुआ था जिसमें टूथपेस्ट ट्यूब्स पिघल रही थीं। उस जमाने में टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब्स शीशे से बनती थी। इसीलिए पेंट के जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के छोटे बर्तन में डाल देते थे। वो पिघलने लगती थीं और द्रव बन जाती थीं। इस पिघले हुए शीशे को हम दूध के कार्टन में बने एक छोटे छेद में अंदर डाल रहे थे। दूध के कार्टन्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफेद चूरा और कुछ नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था। जल्दबाजी में उसके बैग में मेरी लात पड़ गई थी जिससे पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे वहां अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन के भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त ने देखा जब हम पिघले हुए शीशे को सावधानी से प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, डैडी ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना सर हिला दिया। आखिर जब शीशा डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रखा और अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझसे करने को कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना सर हिलाया। अब हम दोनों साझेदार हैं, मेरे डैडी ने पूछा। और प्लास्टर के इन सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा। इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज है। छोटी हथौड़ी से मैंने उस सील को ठोका जिसने क्यूब को बीच से खोल दिया। मैंने प्लास्टर के सांचे का ऊपरी आधा हिस्सा बाहर निकाला और शीशे का 5 सेंट का सिक्का बाहर टपक गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा। तुम लोग शीशे के सिक्के ढाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा।
हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे करने को कहा था, हम पैसे बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त मुड़े और जोर जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। आग और टूथपेस्ट ट्यूब्स के खाली बॉक्स के साथ ही उनके सामने दो छोटे लड़के थे जो सफेद धूल से ढके होकर खूब मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर की सामने वाली सीढ़ियों पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने नरमी से समझाया कि जालसाजी शब्द का क्या मतलब होता है। हमारे सपने चूर चूर हो गए। अब आपका मतलब है कि ये गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, मेरे डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि वो अपनी जन्मजात प्रतिभा का विकास कर रहे हों। डैडी ने उन्हें घूर कर देखा। हां, ये गैर कानूनी है, मेरे डैडी ने नरमी से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने यह दिखा दिया है कि तुम में बहुत रचनात्मकता और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर सचमुच गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक खामोशी से बैठे रहे। इसके बाद अपने फैलाए कचरे को साफ करने लगे। पहले ही दिन हमारा कारोबार चौपट हो गया था। चूरे को झाड़ू से साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही कहते हैं, हम वाकई गरीब हैं। जब मैंने ये बात कही तो मेरे डैडी जा ही रहे थे। उन्होंने कहा, लड़कों, तुम तभी गरीब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कुछ किया है। ज्यादातर लोग अमीर बनने की सिर्फ बातें करते हैं और सपने देखते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। मैं दोबारा कहूंगा कि इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हौसला मत छोड़ो। माइक और मैं खामोशी में वहां खड़े रहे। ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते थे, लेकिन इनसे हमें यह पता नहीं चलता था कि हम क्या करें। अब डैडी, ऐसा क्यों है कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना था। स्कूल के टीचर दरअसल अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हमें बस पढ़ाना और सिखाना पसंद होता है। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता कि पैसे कैसे बनाना है। माइक और मैं मुड़कर दोबारा सफाई करने लगे। मैं समझाता हूं, मेरे डैडी बोले। अगर तुम लोग ये सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनते हैं तो मुझसे मत पूछो। माइक, ये सवाल अपने डैडी से पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी के भाव के साथ कहा। हां, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वो तुम्हारे डैडी के गुण गाता है। उसने मुझे कई बार बताया है कि जब पैसे बनाने की बात आती है तो तुम्हारे डैडी कमाल के हैं। मेरे डैडी? माइक ने अविश्वास में दोबारा पूछा। अब तो फिर ऐसा कैसे है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास एक शानदार कार और आलीशान मकान नहीं है? शानदार कार और आलीशान मकान का यह मतलब नहीं है कि तुम अमीर हो या तुम पैसे बनाने की कला जानते हो, मेरे डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी गन्ने के बागान में काम करते हैं। वो मुझसे ज्यादा अलग नहीं हैं। वो एक कंपनी में काम करते हैं और मैं सरकारी ऑफिस में। कंपनी ने उन्हें कार दे रखी है। शक्कर की कंपनी आर्थिक परेशानी में है और जल्द ही हो सकता है कि जिमी के डैडी के पास कुछ न रहे। तुम्हारे डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वो एक साम्राज्य बना रहे हैं और मेरा अनुमान है कि कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। ये सुनकर माइक और मैं दोबारा रोमांचित हो गए। नए उत्साह के साथ हम अपने डूबे हुए व्यवसाय के मलबे को साफ करने लगे। सफाई करते करते हमने योजना बनाई कि माइक के डैडी से कब और कैसे बात की जाए। समस्या ये थी कि माइक के डैडी बहुत ज्यादा काम करते थे और अक्सर देर रात तक घर नहीं लौटते थे। उसके डैडी वेयर हाउसेज, एक निर्माण कंपनी, स्टोर्स की श्रृंखला और 3 रेस्तराओं के मालिक थे। रेस्तराओं की वजह से ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी।
सफाई पूरी होने के बाद माइक बस पकड़कर घर चला गया। उसने बताया था कि उस रात जब उसके डैडी घर लौटेंगे तो वो उनसे बात करके पूछेगा कि क्या वो हमें अमीर बनने का तरीका सिखा सकते हैं। माइक ने वादा किया कि जैसे ही उसके डैडी से बात हो जाएगी वो मुझे फोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फोन की घंटी रात को 8:30 बजे बजी है। मैंने कहा। अगले शनिवार मैंने फोन नीचे रख दिया। माइक के डैडी हमसे मिलने को तैयार हो गए थे। शनिवार सुबह मैंने 7:30 बजे वाली बस पकड़ी ताकि कस्बे के गरीब हिस्से तक जा सकूं। सबक शुरू होते हैं। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वो पहले से ही व्यस्त थे और 1 घंटे से अधिक समय से काम में लगे हुए थे। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में बैठकर वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, डैडी फोन पर हैं और उन्होंने पीछे के पोर्च में इंतजार करने को कहा है। जब मैंने उस पुराने मकान की चौखट लांघी तो लकड़ी का पुराना फर्श आवाजें करने लगा। दरवाजे के भीतर सस्ता सा गलीचा था। गलीचा वहां इसलिए बिछाया गया था ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि गलीचा साफ था लेकिन इसे बदलने की जरूरत थी। जब मैं सकरे लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मेरा दम घुटने लगा। यह पुरानी बदबू वाले फर्नीचर से भरा था जिसे निश्चित रूप से संग्रहालय में रखा जाना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं जिनकी उम्र मेरी मां से थोड़ी ज्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक आदमी कामकाजी पोशाक में बैठा था। वो खाकी स्लैक्स और खाकी शर्ट पहने था। उन पर अच्छी प्रेस तो थी लेकिन स्टार्च नहीं था। वो चमचमाते कामकाजी जूते भी पहने था। उसकी उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा रही होगी। जब माइक और मैं उसके पास से निकलकर पिछले पोर्च की तरफ गए तो वो मुस्कुराया। मैं भी संकोची अंदाज में मुस्कुरा दिया। अब ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, वो मेरे डैडी के कर्मचारी हैं। यह आदमी उनके वेयर हाउसेस देखता है और महिलाएं रेस्तरां की मैनेजर हैं। आते समय तुमने उस निर्माण सुपरवाइजर को तो देख ही लिया होगा जो यहां से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर भी है। वो बहुत से मकान बना रहा है लेकिन वो तुम्हारे यहां आने से पहले ही जा चुका था। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। माइक बोला, मैंने डैडी से पूछा था कि क्या वो हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। ओह, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने सधा हुआ सवाल किया। देखो, पहले तो उनके चेहरे पर हंसी का भाव आया, फिर कुछ सोचकर वो बोले कि वो हमारे सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। ओह, मैंने कहा और दीवार से अपनी कुर्सी टिकाते हुए अगले पाए उठा लिए। मैं कुर्सी के पिछले 2 पायों के सहारे बैठ गया। माइक ने भी ऐसा ही किया। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वो क्या प्रस्ताव रखने वाले हैं? नहीं, लेकिन हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी जर्जर पुराने दरवाजे से होकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं उछलकर खड़े हो गए। सम्मान के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़कों? उन्होंने पूछा जब उन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। हमने अपना सर हिलाया। फिर हमने अपनी कुर्सियां दीवार से दूर खींची और उन्हें उनके सामने बैठने के लिए सरका लिया। वो लंबे चौड़े थे, लगभग 6 फुट लंबे और 200 पाउंड के। मेरे डैडी ज्यादा लंबे थे, लगभग इतने ही वजन के और माइक के डैडी से 5 साल ज्यादा बड़े भी। हालांकि उनकी प्रजाति एक नहीं थी लेकिन वो लगभग एक से ही दिखते थे। शायद उनमें एक जैसी ऊर्जा थी। माइक कहता है कि तुम पैसे बनाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने अपना सर जल्दी से हिलाया लेकिन थोड़े डर के साथ। उनके शब्दों और मुस्कान में बहुत शक्ति थी। ठीक है,
तो ये रहा मेरा प्रस्ताव। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं ये काम तुम्हारे क्लासरूम जैसी शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे तो बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तुम्हारे काम करते समय मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूं, लेकिन अगर तुम बस बैठकर सुनते रहो जैसा कि तुम स्कूल में करते हो तो मेरा समय बर्बाद होगा। ये मेरा प्रस्ताव है, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैंने पूछा, ओह, क्या मैं फैज सवाल पूछ सकता हूं? नहीं। इसे स्वीकार कर लो या छोड़ दो। मेरे पास इतना ज्यादा काम है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे भी कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तुमने जैसा चाहा था वैसा अवसर तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या फिर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक भी बोला। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। जब मेरी उनसे बातचीत हो जाएगी तो तुम उनके साथ मेरे छोटे सुपरमार्केट में चले जाना और वहां काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की दर से तनख्वाह दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज तो मेरा सॉफ्टबॉल मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने आवाज धीमी करके कड़क लहजे में कहा, या तो मान लो वरना छोड़ दो। अब मैं इसे मानता हूं, मैंने जवाब दिया और खेलने के बजाय काम करने तथा सीखने का विकल्प चुना। 30 सेंट मिलने के बाद उस दिन सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वो भली और धैर्यवान महिला थीं। वो हमेशा कहती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वो भली थीं, लेकिन वो कड़ी मेहनत में यकीन करती थीं और हमें काम में लगाए रखती थीं। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ से उतारते थे, फेदर डस्टर से हर डिब्बे की धूल साफ करते थे और फिर उन्हें दोबारा करीने से जमा देते थे। ये बहुत ही नीरस और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूं और उनके पास इस तरह के 9 छोटे सुपरमार्केट थे, जिनमें से हर एक में बड़ी कार पार्किंग थी। वो 7-11 कन्वीनियंस स्टोर्स के शुरुआती संस्करण थे, छोटे किराना स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या ये थी कि तब हवाई में एयर कंडीशनिंग का ज्यादा चलन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर्स के दरवाजे बंद नहीं रहते थे। सड़क और पार्किंग की तरफ वाले स्टोर के दरवाजे खुले रहते थे। जब भी कोई कार पास से गुजरती थी या पार्किंग में आकर खड़ी होती थी तो हर बार धूल का गुबार उठता था और स्टोर में घुसकर डिब्बों पर बैठ जाता था। एयर कंडीशनिंग नहीं आएगा तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाते रहे तथा 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वो हमारे हाथ में 3 छोटे सिक्के थमा देती थीं। देखिए, सन 1950 के दशक के बीच 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक बुक 10 सेंट में आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक बुक्स पर खर्च करता था और फिर घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं ये काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था और अब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। उससे भी बढ़कर उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। अब मैं काम छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक को बताया। स्कूल नीरस था और अब मेरे पास शनिवार नहीं थे जिनकी मैं राह देख सकूं, लेकिन ये 30 सेंट थे जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था।
इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा में पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने का फैसला कर लो तब वो तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में कहा। वो इंतजार से उकता जाऊं? कुछ कुछ, माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं। वो तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं, मेरे डैडी शांत हैं और कम बोलते हैं। इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतजार कर लो। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। तुम्हारा मतलब है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, दरअसल नहीं, लेकिन शायद हो भी सकता है। डैडी शनिवार को बता देंगे। शनिवार को कतार में इंतजार करना। मैं माइक के डैडी का सामना करने को तैयार था। मेरे असल डैडी भी उन पर नाराज थे। मेरे असल डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूं, सोचते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित गरीब डैडी ने मुझसे वो मांगने को कहा जिसका मैं हकदार था, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें उस घटिया नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने तैश में कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर पहुंचा और दरवाजा माइक के डैडी ने खोला। बैठ जाओ और कतार में इंतजार करो, उन्होंने मेरे दाखिल होते समय कहा। फिर वो मुड़े और बेडरूम के पास बने अपने छोटे से ऑफिस में गायब हो गए। मैंने कमरे में चारों ओर देखा, मगर मुझे माइक कहीं नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन दोनों महिलाओं के पास बैठ गया जो मुझे 4 सप्ताह पहले वहीं दिखी थीं। वो मुस्कुराईं और सोफे पर थोड़ा सा खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। 45 मिनट गुजर गए और मैं आग बबूला होने लगा। तकरीबन 30 मिनट पहले दोनों महिलाएं उनसे मिलकर वहां से जा चुकी थीं। एक अधिक उम्र का आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा था और अब वो भी निकल कर जा चुका था। मकान खाली था और यहां मैं हवाई के उस सुहाने दिन एक सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था और एक लालची आदमी से बात करने का इंतजार कर रहा था जो बच्चों का शोषण करता था। मुझे ऑफिस में इधर उधर कागज सरकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो फोन पर बात कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मैं उनसे मिले बिना ही बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन किसी कारण मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस के बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे हाथ से ऑफिस में आने का इशारा किया। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी को घुमाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो। रुआंसी आवाज में मेरे मुंह से निकला, देखिए आप समझौते की अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। 9 साल की उम्र में किसी वयस्क से मुठभेड़ करना सचमुच डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने मेहनत से काम किया है। आपकी खातिर काम करने के लिए मैंने अपने बेसबॉल मैचों की कुर्बानी। आपने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा कि शहर का हर व्यक्ति आपके बारे में कहता है। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों की जरा भी परवाह नहीं करते हैं। आपने मुझे खामखा इंतजार करवाया और मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं छोटा हूं लेकिन इससे बेहतर व्यवहार का हकदार हूं। अमीर डैडी अपनी घूमने वाली कुर्सी में अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे एकटक देखा। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा जारी रखा। मैंने सोचा था कि आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। यह जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अमीर डैडी ने धीमे स्वर में कहा।
आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की है। 1 घंटे के बदले 10 सेंट? हाँ, मुझे तो सरकार से आपकी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। हाँ। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे। ऐसे कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। 20 साल पहले आज सीखने का उल्टा पिरामिड। एडगर डेल को हमें यह सिखाने का श्रेय जाता है कि हम सबसे अच्छी तरह कार्य करके, असली चीज करके या सिमुलेशन के जरिए सीखते हैं। कई बार इसे अनुभवजन्य सीखना कहा जाता है। डेल और उनका सीखने का शंकु हमें बताता है कि पढ़ना और व्याख्यान सुनना सीखने के सबसे कम असरदार तरीके हैं। और हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर स्कूल हमें किस तरह सिखाते हैं, पढ़ाकर और व्याख्यान सुनाकर। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा, और मुझे एहसास था कि कम उम्र के बावजूद मैं काफी बहादुरी दिखा रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपकी खातिर काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से पूछा। देखिए, इस दौरान आपने कभी मुझसे बात तक नहीं की। मैंने 3 सप्ताह तक काम किया और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह बनाकर कहा। क्या सिखाने का मतलब बोलना या व्याख्यान देना ही है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। देखो, इस तरह वो तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाएगा। और मेरा मानना है कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अधिकतर समय जीवन आपसे बात नहीं करता है, यह आपको एक तरह से धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानो जीवन कहता है, जाग जाओ, कोई चीज है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, मैंने मन ही मन सोचा। जीवन मुझे धक्का दे रहा है, यानी वो मुझसे बात कर रहा है। अब मैं जान गया था कि मुझे अपनी नौकरी हर हाल में छोड़ देनी चाहिए। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे हवालात में बंद करने की जरूरत थी। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर नहीं सीखते तो जीवन तुम्हें बस चारों तरफ धक्के देता रहेगा। लोग 2 चीजें करते हैं। कुछ लोग जीवन के धक्के खाते रहते हैं, दूसरे नाराज होते हैं और पलट कर धक्का देते हैं। लेकिन वो अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति या पत्नी के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हैं। वो नहीं जानते हैं कि ये जीवन है जो उन्हें धक्के दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। जीवन हम सभी को धक्के मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वो सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की पुरानी जर्जर खिड़की को बंद किया जिसे मरम्मत की जरूरत थी। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो तो तुम बड़े होकर बुद्धिमान, दौलतमंद और सुखी युवक बनोगे। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या बॉस को दोष देते रहोगे। तुम जीवन भर उस बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आकर तुम्हारी तमाम आर्थिक समस्याओं को हल कर दे। अमीर डैडी ने यह देखने के लिए मेरी तरफ देखा कि क्या मैं उनकी बात सुन रहा था। उनकी आंखें मेरी नजरों से मिलीं। हम एक दूसरे को एकटक देखते रहे और अपनी आंखों से संवाद करते रहे। आखिरकार जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें फेर लीं। मैं जान गया कि उनकी बात सही थी।
मैं उन्हें दोष दे रहा था, जबकि सीखने का आग्रह मैंने खुद किया था। मैं जूझ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर तुम इस तरह के इंसान हो जिसमें जरा भी हिम्मत नहीं है, तो जीवन के हर थपेड़े, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरह के इंसान हो तो तुम जिंदगी भर सुरक्षित तरीके से खेलते रहोगे, सही चीजें करोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं। फिर तुम एक नीरस बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त तुम्हें सचमुच पसंद करते होंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे, मेहनती इंसान थे, लेकिन सच तो यह है कि तुमने जीवन के धक्कों के आगे घुटने टेक दिए थे। दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से थर्राते थे। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही ये बातें पता रहेंगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। तुमने सुरक्षित तरीके से खेलने का विकल्प चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिलीं। मैंने पूछा, तो आप मुझे धक्का दे रहे थे? कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो कहूंगा कि मैंने तुम्हें जीवन का स्वाद चखाया है। जीवन का स्वाद? मैंने पूछा। हालांकि मैं अब भी नाराज था, लेकिन अब मैं जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार भी था। तुम दोनों लड़के पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। मेरे 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं, परंतु उनमें से एक ने भी मुझसे धन संबंधी ज्ञान नहीं मांगा। वो मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन पैसे बनाने की कला सिखाने को कभी नहीं कहते। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे की खातिर काम करने में गुजार देंगे और अंत तक कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वो किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। मैं बैठा बैठा गौर से सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझे बताया कि तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा कैसे बनाया जाता है, तो मैंने ऐसा पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया जो असल जीवन का प्रतिबिंब हो। मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम मेरी बात का मतलब कभी नहीं समझ पाते। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि तुम्हें जीवन के थपेड़ों का स्वाद चखाऊं, ताकि तुम मेरी बात सुन और समझ सको। इसीलिए मैंने तुम्हें 1 घंटे के लिए सिर्फ 10 सेंट दिए। तो 1 घंटे में सिर्फ 10 सेंट की खातिर काम करके मैंने कौन सा सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप लालची हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी कुर्सी पर पीछे टिके और जमकर हंसे। आखिर वो बोले, सबसे अच्छा ये रहेगा कि तुम अपना दृष्टिकोण बदल लो। मुझे दोष देना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि समस्या मैं हूं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूं तो तुम्हें मुझे बदलना होगा, लेकिन अगर तुम्हें एहसास होता है कि समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, कोई चीज सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग खुद को छोड़कर संसार के हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, किसी दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदलना ज्यादा आसान होता है। मैंने कहा, अब मैं समझ नहीं पाया। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट ही दे रहे हैं। तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही कि आप लालची हैं, मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अमीर डैडी बोले, देखा, तुम अब भी यही सोचते हो कि समस्या मैं हूं। वो तो आप हैं ही। देखो, ये नजरिया रखोगे तो तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम ये नजरिया रखते हो कि समस्या मैं हूं, तो तुम्हारे पास कौन से विकल्प रह जाते हैं? देखिए, आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं या मेरे प्रति ज्यादा सम्मान नहीं दिखाते हैं और मुझे नहीं सिखाते हैं, तो मैं काम छोड़ दूंगा। अच्छी तरह कहा, अमीर डैडी ने कहा। ज्यादातर लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। वो काम छोड़ देते हैं और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर अवसर और ज्यादा ऊंची तनख्वाह मिले। वो सचमुच सोचते हैं कि इससे समस्या सुलझ जाएगी, मगर ज्यादातर मामलों में
ऐसा नहीं होता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। बस 1 घंटे के बदले 10 सेंट की भीख ले लूं और मुस्कुराता रहूं। अमीर डैडी मुस्कुराए। बाकी लोग यही करते हैं। वो ये सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अधिकतर लोग बस इसे स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी वर्तमान नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी करके ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कम तनख्वाह को स्वीकार करना पड़ता है। मैं बैठा बैठा फर्श को घूरता रहा और उस सबक को समझना शुरू करने लगा जो अमीर डैडी सिखा रहे थे। मुझे एहसास हो गया था कि यह जीवन का स्वाद था। आखिर मैंने नजरें उठाकर पूछा, तो समस्या किस चीज से सुलझेगी? इससे, उन्होंने कहा और अपनी कुर्सी पर आगे झुककर मेरे सर को हल्के से थपथपाया। तुम्हारे कानों के बीच की चीज से। यही वो पल था जब अमीर डैडी ने वो निर्णायक दृष्टिकोण बताया जो उन्हें उनके कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वो अंततः हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, जबकि मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब डैडी जिंदगी भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। ये एक अनूठा दृष्टिकोण था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे ये दृष्टिकोण सिखाया जिसे मैं पहला सबक कहता हूं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। अब तक मेरे गरीब डैडी ने मुझे जो सिखाया था, शनिवार की उस उजली सुबह मैंने उससे एक बिल्कुल ही भिन्न दृष्टिकोण सीखा। 9 साल की उम्र में ही मैं समझ गया कि दोनों डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, बस अध्ययन के विषय अलग थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी सलाह देते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके, और यह सुनिश्चित करना कि उसमें बेहतरीन सुविधाएं भी मिलें। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करा सकूं। ये सबक मैं किसी क्लासरूम के कारण नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शन के कारण जीवन भर सीखने वाला था। मेरे अमीर डैडी ने अपने पहले सबक को जारी रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने पर नाराज हुए। अगर तुम नाराज नहीं हुए होते और इसे चुपचाप स्वीकार कर लेते तो मुझे तुमसे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की जरूरत होती है। क्रोध उस फॉर्मूले का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जोश, क्रोध और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता है, उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसीलिए वो कम तनख्वाह वाली नौकरियां करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हां, अमीर डैडी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर्मचारियों का शोषण करता हूं क्योंकि मैं उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार जितनी ऊंची तनख्वाह नहीं देता। मैं कहता हूं कि लोग अपना शोषण खुद करते हैं, डरते वो हैं, मैं नहीं। मैंने पूछा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा वेतन देना चाहिए? मुझे ज्यादा वेतन देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ज्यादा पैसा मिलने से भी उनकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। अपने डैडी को ही देख लो, ये बहुत सारा पैसा कमाते हैं, मगर इसके बावजूद अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों को अगर ज्यादा पैसा दे दिया जाए तो वो ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसीलिए आपने 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का हिस्सा था। सही समझे, अमीर डैडी मुस्कुराए। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने उत्कृष्ट शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, लेकिन उनके पास अब भी पैसे संबंधी समस्याएं हैं,
क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसों के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इससे बढ़कर वो पैसे के लिए काम करने में यकीन करते हैं। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सचमुच नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसों के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में सीखो। ऐसा करना सीखने के लिए उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए तो तुम्हें ये मैं सिखाऊंगा, पर तभी जब तुम सीखना चाहोगे। क्या हर कोई इसे सीखना नहीं चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना सीखना ज्यादा आसान होता है, खास तौर पर अगर धन संबंधी मामलों में डर तुम्हारा मूल भाव हो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरी चढ़ाकर कहा। हाल फिलहाल उसकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि यह डर होता है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं। अपने बिल न चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर और दोबारा शुरुआत करने का डर। ये किसी पेशे या हुनर को सीखने का, अध्ययन करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। अधिकतर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर नाराज होते हैं। पैसे से अपने लिए काम कराना सीखना अध्ययन का एक बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम है। मैंने पूछा। बिल्कुल है, अमीर डैडी ने जवाब दिया। बिल्कुल। हवाई में शनिवार की उस सुहानी सुबह हम खामोशी में बैठे रहे। मेरे मित्रों ने अभी अपना लिटिल लीग बेसबॉल मैच शुरू किया था, लेकिन किसी कारण मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का निर्णय लिया था। मुझे एहसास था कि मैं ऐसा कुछ सीखने वाला हूं जो मेरे मित्र स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत दिखाते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैं तुम्हें दूर से सिखा रहा हूं, मेरे अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम इस बात का स्वाद चख चुके हो कि पैसे के लिए काम करने में कैसा लगता है। बस अपने आखिरी महीने को 50 साल से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती है। अब मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे, एक बार नौकरी पाने के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए, तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? बहुत बुरा, मैंने कहा। अमीर डैडी बोले, अगर तुम पैसे के लिए काम करने का निर्णय लेते हो तो जीवन इसी तरह गुजरेगा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मिसेस मार्टिन ने 3 घंटों के काम के बदले में तुम्हारे हाथ में 3 सिक्के रखे थे? मुझे महसूस हुआ था कि यह काफी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। अपनी तनख्वाह को देखकर अधिकतर कर्मचारी ऐसा ही महसूस करते हैं, खास तौर पर जब उसमें से सारे टैक्स और दूसरी कटौतियां कम हो जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो 100% तनख्वाह मिली थी। आपका मतलब है कि ज्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है? मैंने आश्चर्य से पूछा। हे भगवान, नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सरकार अपना हिस्सा सबसे पहले ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचत करते हैं तब आप पर टैक्स लगता है, जब आप मरते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को अपने